तो हम लोग लिख देते हैं यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स एन ऑब्स्टिकल। हमने देखा था कि लाइट रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते थे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलती, मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमने ये देखा कि लाइट रे अगर बहुत पतले होल से पास करे, जैसे वाईडीएसई में भी देखा था, दो पतले पतले होल से लाइट रे पास करते थे तो पूरी स्क्रीन पे लाइट रे पहुंच जाती थी। मतलब लाइट रे को ऐसे सीधा चल के जाना चाहिए और सीधा जहां पर टकरा रहा वहां पे एक बिंदी जैसा पॉइंट जैसा बनना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो रूल ये है या देखा ये गया कि अगर ये होल या ऑब्स्टिकल इतने छोटे हैं कि इनका साइज वेवलेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, मतलब बहुत लार्ज नहीं है, तो वेवलेंथ अगर 400 से 700 नैनोमीटर का है तो साइज ये भी माइक्रोमीटर में या समझ रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर में अगर ये होल का साइज होगा तो आपको यहां पे एक स्पेसिफिक पैटर्न मिलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को सिंगल स्लिट कहते हैं और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर से मैं बोल देता हूं, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल। तो डिफ्रैक्शन यहीं पे खत्म हो जा रहा है क्या, कि यहां से लाइट रे आया और यहां से टकराने के बाद लाइट रे ऐसे और ऐसे चारों तरफ फैल गया। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है उसकी वजह से आपको यहां पे एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगा जिसमें एक मैक्सिमा मिनिमा जैसे इंटरफेरेंस का होता था वैसा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। तो आप कहेंगे यार लाइट रे इतने छोटे होल से निकाली, लेकिन सामने जो लाइट रे का वो दिख रहा है हमको पैच जिसमें लाइट रे पहुंच रही है वो इससे अलग है। तो ये लाइट रे से टेढ़ा हो गया होगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल लाइट रे सीधा चलता तो केवल सारी की सारी लाइट रे इतनी जगह पे होती। लेकिन देख रहे तो लाइट रे यहां से यहां तक मोस्टली फैली हुई है और उसके बाद भी मैक्सिमम मिनिमा का एक पैटर्न जैसा बना हुआ है। मतलब मैं अगर आपको स्क्रीन जैसा दिखाऊं कि भाई अगर ये सिंगल स्लिट है, मतलब एक कार्डबोर्ड पे हमने एक ऐसे रेक्टेंगुलर स्लिट बना दिया और सामने एक स्क्रीन बना दिया, तो इस स्क्रीन पर मोस्टली ऐसा वाली जगह बीच में ये सबसे ज्यादा लाइट रे पहुंच रही है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द स्लिट। और उसके बाद फिर ऐसे पतले पतले आपको फ्रिंज पैटर्न जैसे वाईडीएसई में दिखते थे, काफी कुछ वैसे ही फ्रिंज पैटर्न दिखेंगे। ये जो बीच वाला पैच है ये सबसे बड़ा पैच है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। और सेंट्रल ब्राइट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे फर्स्ट मिनिमा है, तो सेंट्रल मिनिमा कुछ नहीं है, फिर उसके ऊपर सेकंड मिनिमा है, दो मिनिमा के ठीक बीच में मैक्सिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा है और फिर सेकंड मैक्सिमा है। दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है, दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा, लेकिन सेंट्रल ब्राइट ज्यादा चौड़ा है, या कह दीजिए डबल साइज का सेंट्रल ब्राइट है। इस एक्सपेरिमेंट को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें यह पैटर्न क्यों दिखता है, इसका रीजन इंटरफेरेंस बोल देंगे। यह पैटर्न क्यों दिखता है इसका रीजन इंटरफेरेंस बोल देंगे। लेकिन लाइट रे ये जो बेंड होती है इस कहानी को हम डिफ्रैक्शन बोल देंगे। बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफ्रैक्शन। बेंड होने के बाद पैटर्न क्यों दिख रहा है उसको हम इंटरफेरेंस बोल देंगे, उसको अभी हम समझते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पे, ऐसे जब लाइट रे पैरेलल बीम भेजा तो ऐसा वेव फ्रंट जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते थे वो ट्रैवल होके आया और प्लेन वेव फ्रंट टकराया। लेकिन आपने ये सीखा हुआ है कि किसी एक वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करता है। तो बहुत छोटे स्लिट से जब ये वेव फ्रंट टकराता है तो उस वेव फ्रंट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उनका हर पॉइंट एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करता है जो अपने चारों तरफ सेकेंडरी वेवलेट्स भेजने लगता है। सेकेंडरी वेवलेट्स ये सारे भेजने लगेंगे। तो मुझे जो सामने दिखेगा, भाई कोई भी पॉइंट सोर्स सेकेंडरी वेवलेट चारों तरफ भेजता है, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये चारों तरफ ऐसे अपने अपने वेव फ्रंट छोटे छोटे बना के फेंकने लगेंगे। तो हजारों लाखों इंडिपेंडेंट वेव फ्रंट इधर से जाके पूरे इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब यहां पे मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो फिर जहां पे दोनों आपस में यानी सारे के सारे कहीं मैक्सिमा बना देंगे, सारे के सारे मिनिमा। लेकिन यहां पे वाईडीएसई नहीं है, यानी कि केवल दो सोर्स नहीं है, दो वेव फ्रंट नहीं निकल रहे जो आगे मिलेंगे, वहां पे दो ही थे
जो दो स्लिट्स थे वो स्लिट्स बहुत ही छोटे साइज के थे, लेकिन दो थे, तो एक स्लिट से अपना सोर्स बन गया एक स्लिट, और दूसरा स्लिट दूसरा सोर्स बन गया। दो सोर्स से निकले वेव फ्रंट, तो दो वेव फ्रंट आपस में मीट कर रहे थे। यहां पे एक बड़ा स्लिट है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे हजारों पॉइंट्स हैं, उन हजारों पॉइंट से हजारों छोटे छोटे वेव फ्रंट निकलेंगे। तो ये वाली जो जगह है ये बहुत सारे इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, YDSE में दो सोर्स होते हैं, दो सोर्स से दो वेव फ्रंट निकलते, बड़े पतले स्लिट लेते हैं, उसका साइज एकदम नेग्लिजिबल होता है। आपने देखा था YDSE एक्सपेरिमेंट में कि स्लिट वाला जो हमको फ्रेम दिखाई देता था उसमें स्लिट की लाइन तो दिखती थी, लेकिन स्लिट कितने मोटे वो दिखते ही नहीं थे, वो बिल्कुल ऐसे ब्लेड से जैसे पेपर कट कर दो तो हल्का सा बीच में गैप बन गया वैसे। तो वहां स्लिट का साइज इज नेग्लिजिबली स्मॉल, लेकिन वहां पे दो स्लिट हैं तो दो सोर्स मिल गए, और दो सोर्स से एक समय पर दो वेव फ्रंट आगे जाके इंटरफेयर करेंगी और उन इंटरफेरेंस से हमको एक पैटर्न मिलेगा। लेकिन यहां पे दो सोर्स नहीं है, यहां पे इस पूरे बीच के गैप में हर पॉइंट हर बिंदी एक अलग सोर्स है। तो मैंने बोला मान लीजिए इसके बीच में 10 सोर्स हैं, तो 10 सोर्स से 10 वेव फ्रंट निकलेंगे और 10 वेव फ्रंट आपस में यहां इंटरफेयर करेंगे, तो दो दो के पेयर वाइज इंटरफेरेंस करा दो, कैसे भी सोच लो आप। तो ये यहां पे जो इंटरफेरेंस करेंगे तो यहां 10-12 मतलब 10 अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, या 5 इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। वो आपकी समझ है, आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहां पे आपने 10 सोर्सेज मान लिए तो 10 के 5 इंटरफेरेंस पैटर्न बन गए, और हमें जो रिजल्टेंट दिखेगा वो सारे इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो कहते हैं कि डिफ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड इंटरफेरेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन। कौन पहले आया, मुर्गी अंडे वाली बात है, लेकिन लाइट रे एक पतले होल से निकल के ऐसे बेंड चारों तरफ फैलती है, इस इवेंट को डिफ्रैक्शन कहते हैं, बस उतना ही है। तो वो वेव नेचर ऑफ लाइट से है कि वेव फ्रंट थ्योरी से ये बात आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो बच्चे यहां पे छोटे 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 सोर्सेस हैं, ये हाइगन्स ने बताया था कि ये सारे सोर्सेस हर वेव फ्रंट में होते हैं, और ये सोर्स अपने चारों तरफ वेव भेजते हैं। लेकिन सर जब ये ऐसे यहां से यहां पहुंच रहा था तब चारों तरफ नहीं भेज रहे थे, लेकिन हमको कॉम्बिनेशन दिखता है, और इसके सारे वेव फ्रंट का कॉम्बिनेशन ये वाला वेव फ्रंट है, और इसके सारे वेवलेट्स का कॉम्बिनेशन अगला वाला वेव फ्रंट है, तो वो वैसे बन रहा था। लेकिन अगर इन हजारों लाखों सोर्सेस में से अगर हम एक पतला सा स्लिट रख दे, तो उस लाखों सोर्स में से मान लो 4 या 5 ही बाहर वेव भेज पा रहे, तो 4-5 भेज पा रहे, तो 4-5 ऐसे चारों तरफ ऐसे मुंह फुला के भेजने लगेंगे ऐसे टेढ़ा, तो ये चारों तरफ ऐसे जाके पहुंचेगा, तो हमें जो दिखेगा वो 4-5-6 सोर्सेस का कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस दिखेगा। तो आप ये कह सकते हैं एक डिफ्रैक्शन पैटर्न इन अ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ many interference pattern, one diffraction single slit experiment is हजारों मतलब कुछ सोर्सेस के इंटरफेरेंस पैटर्न का कॉम्बिनेशन है। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें देखो क्या चीज याद रखनी है, ये जो लाइट रे है मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, और ये जो स्लिट है इसका साइज ए है, मतलब थिकनेस ऑफ स्लिट इज ए, थिकनेस ऑफ स्लिट इज ए इज थिकनेस, ये जो ऐसे लिया ना स्लिट है इसका थिकनेस ए है, तो थिकनेस ऑफ स्लिट इज ए, और वेवलेंथ लैम्डा। हमको ये पता लगाना है कि किस जगह पर मिनिमा मिलेगा, किस जगह मैक्सिमा, और वही फॉर्मूला याद करके जाना है। 1-2 पाथ डिफरेंस का सवाल मैं आपको करा देता हूं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल ब्राइट का साइज या सेंट्रल ब्राइट का एंगल, ये दो ही चीजें पूछते हैं। एंगुलर साइज ये कैपिटल डी लिख दिया, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये जो स्लिट है इसका साइज ए है और ये वेवलेंथ लैम्डा है। हमने बोला कि स्क्रीन पे सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल के पोजीशन पे कोई पॉइंट पी है, अगर इस पॉइंट पी पर फर्स्ट मिनिमा बन गया तो सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल ऊपर तक होगा और उतना ही एंगल नीचे तक होगा। मतलब कहने का है कि अगर यहां पे फर्स्ट मिनिमा बन गया तो सेंट्रल ब्राइट का साइज ऐसे चलेगा, नीचे भी थीटा एंगल पर ही फर्स्ट मिनिमा बनेगा। वो सिमेट्री के लॉजिक से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम कैसे पता लगाएं कि किस जगह पर
फर्स्ट मिनिमा बनेगा। तो साइज ऑफ सेंट्रल ब्राइट के बारे में बात करेंगे। तो हमने बोला सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है इसको, सेंट्रल ब्राइट इज ये जो बीच में मोस्ट ऑफ द लाइट रे पहुंच रही है उसका गैप है, ठीक है। तो हमने बोला कि थीटा इज एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, देन टोटल एंगल मेड बाय सेंट्रल ब्राइट इज 2 थीटा। ये जो लिखा ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल ब्राइट सेंटर से थीटा एंगल ऊपर है तो थीटा एंगल नीचे होगा फर्स्ट मिनिमा तक। अब फर्स्ट मिनिमा कहते किसको है उसको समझने के लिए एक लॉजिक बता रहा हूं, उस लॉजिक पर ही बेस्ड आगे के मिनिमा भी हम निकालेंगे और 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होगा तो बीच वाले पॉइंट को मैक्सिमा बोल देंगे। तो बात समझना ध्यान से। मान लीजिए इस स्लिट को 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, ये लॉजिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एक लॉजिक है जिससे हम पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं आपको फिर से क्लियरली बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। जब एक्सपेरिमेंट किया तो जहां पे सेंट्रल मिनिमा आ रहा था वहां आ रहा था, वो पोजीशन ऑलरेडी मुझे पता थी, वो पोजीशन को इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट से जस्टिफाई किया जा रहा है। सचमुच क्या हो रहा है, ये इंटरफेरेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा मान लिया कि इंटरफेरेंस कर रहा है, तब वही आंसर आएगा जो हमारा एक्सपेरिमेंट से मिलता आंसर है। इसलिए ये लॉजिक मान के आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि इंटरफेरेंस की कहानी यहां पे काम कर रही है। आप समझना असली साइंस क्या है ये और खोजने की बात होगी, या आगे जब हम और इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ेंगे तो आगे की कुछ और थ्योरीज भी हमें पता चलेंगी कि असली में क्या हो रहा है। लेकिन अभी हमारा जो कंक्लूजन है वो इंटरफेरेंस की उस थ्योरी से ही है जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ चुके। तो हमने क्या सोचा कि ये जो सोर्स है, मान लीजिए ये जो ए थिकनेस का स्लिट है ये डबल स्लिट है, यानी a/2 का और a/2 का। अब मैं आपको बोलता हूं एक स्लिट जिसका साइज a था उसको आप a/2 का एक स्लिट अलग और a/2 का एक स्लिट अलग मान लो। तो आप कहेंगे हाँ सर मान लेंगे, तो ये दोनों बराबर बराबर इंटेंसिटी, क्योंकि जितना लाइट ऊपर a/2 से निकलेगा उतना नीचे। मैंने बोला ऊपर वाले a/2 को एक पॉइंट सोर्स मान लो और बीचों बीच रख दो, और नीचे वाले a/2 को भी एक पॉइंट सोर्स मान लो और बीचों बीच रख दो। तो आपने कहा हाँ ये कर सकते हैं, अगर ये a/2 है तो इसको बीच में रखने पर ये a/4 हो जाएगा और ये भी a/4 हो जाएगा, यानी दोनों सोर्स के बीच में। तो हमने क्या कहा कि 2 सोर्सेस ऑफ हाफ स्लिट आर मेड। अब उनको उनके बीच में रखा तो 2 सोर्स के बीच में गैप जो d होता था उसका वैल्यू a/2 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, ये सोर्स को ऊपर वाले के मिड पॉइंट पे रख दिया और नीचे को नीचे वाले के मिड पॉइंट पे रख दिया, तो दोनों का गैप a/2 आ गया। तो d साइन मतलब ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें d की जगह a/2 आ गया। अब फॉर एनी पोजीशन थीटा, यहां पे a/2 पे रख दिया, यहां पे a/2 पे बीच में रख दिया, तो ये a/2 हो गया। अब फॉर एनी पोजीशन थीटा 2 सोर्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस उसका फॉर्मूला होता था YDSE में d sin थीटा। तो YDSE का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने पाथ डिफरेंस को लिख दिया d sin थीटा। d sin थीटा में d की जगह लिख दिया a/2 sin थीटा। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो इसको λ/2 कर देंगे फॉर फर्स्ट मिनिमा या मिनिमा। तो किसी ने कहा यार ये बताओ अगर मिनिमा आ रहा है कहीं पर तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू λ/2 होना चाहिए, तो हमने उसको λ/2 रखा तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आ गई। अभी थीटा स्मॉल लेना है, अगर स्मॉल लेंगे, देखो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो YDSE के फॉर्मूले हैं वो थीटा को स्मॉल मान के बनाए गए हैं। फिर भी मैं बोल दूं कि ये वाला फॉर्मूला बढ़िया है, इससे फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू छोटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला लगा के आ जाएगा, साइन थीटा आ गया तो थीटा भी आ जाएगा, कहां पे मिलेगा वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख देंगे, तो a/2 थीटा
इक्वल टू लैम्डा बाई 2, 2 से 2 काटा तो थीटा का वैल्यू आया लैम्डा बाई ए। आप बिल्कुल सिमिट्रिकल है, पहला मिनिमा आया है लैम्डा बाई ए पे, तो दूसरा मिनिमा आ जाएगा 2 लैम्डा बाई, बिल्कुल उतने ही एंगल ऊपर, और तीसरा मिनिमा आ जाएगा 3 लैम्डा बाई ए, और चौथा मिनिमा आ जाएगा 4 लैम्डा बाई ए। तो ए अगर मान लो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में है और ये 10⁻⁻7 या -8 की चीजें हैं, लैम्डा 10⁻⁻7 में जाता है और ए का वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो थीटा का वैल्यू 1/100 के आसपास आ जाएगा। 1/100 इज अ स्मॉल एंगल, तो पहला मिनिमम 1/100 में मिलेगा, दूसरा 2/100 में मिलेगा, तीसरा 3/100 में मिलेगा। ऐसे छोटे एंगल है और बराबर बराबर डिस्टेंस पे या बराबर बराबर एंगल पे ये मिलेगा। तो ये फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने सॉल्व कर दिया। तो फिर nth मिनिमा आपको लिख देना n लैम्डा बाई ए, पहला मिनिमा है। सर आपने एक बार जब पहले पढ़ रहे थे तो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा लिखा था, तो हमारा जो थीटा यानी साइन थीटा का वैल्यू आया था लैम्डा बाई डी आया था, वो तो मैक्सिमा का आया था। हाँ, आपको ऐसा लगेगा जो वहां पे मिनिमा के फॉर्मूले हैं वो यहां मैक्सिमा से मैच कर रहे हैं, और वहां पे जो मैक्सिमा के फॉर्मूले यहां मिनिमा से मैच कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे साइन डी साइन थीटा का वैल्यू अगर लैम्डा है तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 लैम्डा है तो सेकंड मैक्सिमा, 3 लैम्डा है तो थर्ड मैक्सिमा। तो आप वहां पे देखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई डी, 3 लैम्डा बाई डी, 4 लैम्डा बाई डी, ये मैक्सिमा के वैल्यूज है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, यहां पे मिनिमा के रिजल्ट उधर पहले वाले मैक्सिमा से मैच करते हुए नजर आएंगे, और डी की जगह a/2 यहां पे पहले के लिए रखा गया है, तो लैम्डा बाई ए आ गया। तो दूसरा वाला 2 लैम्डा बाई, तीसरा वाला 3 लैम्डा बाई। अब ये सर वो कैसे आया, वो भी हम लॉजिकली बता सकते हैं। जैसे किसी ने बोला देखो जो आ रहा है वो आ रहा है, उसको जस्टिफाई कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं, जैसा एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी ने ये माना कि जैसे हमने स्लिट को 2 पार्ट में इमेजिन किया, तो उनमें जो इफेक्टिव सोर्स बने वो a/2 मतलब a/2 गैप के हो गए, तो पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा। अगर मैं सेकंड मैक्सिमा मिनिमा निकालूंगा, फर्स्ट मिनिमा ये हो गया, अगर सेकंड मिनिमा निकालेंगे तो फिर 4 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। ऊपर वाले 2 का गैप हो जाएगा a/4, नीचे वाले 2 का भी गैप हो जाएगा a/4। अब हमारे पास 4 वेक्टर है, अगर ऊपर 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट फेज में आ जाए तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इनका रिजल्टेंट 0। और दूसरे 2 वेक्टर के बीच में भी अपोजिट फेज हो जाए, जैसे मैं अगर आपको 4 वेक्टर दूं और 4 वेक्टर में 2 वेक्टर एक दूसरे के बराबर और अपोजिट हो, तो उनका रिजल्टेंट 0 हो गया, और बाकी जो 2 बचे, 4 में से 2 अपोजिट आ गए तो कैंसिल हो गए, और बाकी 2 बचे वो भी अपोजिट आ गए, तो फिर चारों में आपस में कितना फेज डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 2-2 करके भी कैंसिल हो गए तो पहला वाले का रिजल्टेंट भी 0, दूसरे का भी 0 + 0 मिलकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको 4 पार्ट में इमेजिन करें, 4 टुकड़े मान ले, तो a/2 की जगह यहां पे a/4 साइन थीटा आ जाएगा। a/4 साइन थीटा को मिनिमा के लिए λ/2 कर देंगे, तो 4 और 2 देखो जरा, और सेकंड मिनिमा 4, ये जो स्लिट है, स्लिट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा ए। देखो आप ए साइज के एक स्लिट को 4 हिस्से में ब्रेक करो, तो ये a/4 का, ये a/4 का, तो ए ऊपर वाले a/4 के मिड पॉइंट पे रखोगे तो a/8 हो जाएगा, ये इसके मिड पॉइंट पे रखोगे ये भी a/8 हो जाएगा, a/8 मिलके a/4 हो जाएगा, तो नीचे वाले 2 का भी एवरेज डिस्टेंस a/4 हो जाएगा। तो जहां पर ये ऊपर वाले 2 भेज रहे हैं उनके बीच में पाथ डिफरेंस a/2 साइन थीटा, सॉरी a/4 साइन थीटा, और यहां पर भी a/4 साइन थीटा, तो हमने लिखा a/4 साइन थीटा, a/4 साइन थीटा मिनिमा के लिए λ/2 कर दिया, तो थीटा का वैल्यू आया, देखो साइन थीटा को थीटा मान लिया, 4 से यहां 2 कैंसिल करा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 λ/a। तो ये सेकंड मिनिमा निकाल रहे हैं, तो आ रहा है 2 λ/a। फर्स्ट वाला कहां आया था, λ/a। तो हमारे मिनिमा के लिए, फॉर मिनिमा एंगुलर थीटा आर λ/a, 2 λ/a, 3 λ/a, 4 λ/a, n λ/a। आप ये अगर याद कर ले रहे हैं
तो आप स्पेशल हो गए, ये आपसे अब हो जाएंगे सवाल, लेकिन आपको रिजल्ट पकड़ना पड़ेगा, याद करके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मिनिमा मिनिमा कहां मिलेगा, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, 3 लैम्डा। अब दो मिनिमा के बिल्कुल बीच में मैक्सिमा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 बिल्कुल इंटीग्रल वैल्यू चल रहे हैं, तो फिर मैक्सिमा आर फॉर्म्ड अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल ब्राइट जो है अलग है, उसके अलावा जो मैक्सिमा है वो एट मिड पॉइंट ऑफ 2 मिनिमा। तो अभी मैक्सिमा जहां मिलेगा वो मिनिमा के बीच में है, तो लैम्डा बाई ए और 2 लैम्डा बाई ए के बीच का पॉइंट क्या हुआ, 1.5 लैम्डा बाई ए। तो मैंने बस आपको मिनिमा के नंबर के लिए थीटा फॉर मैक्सिमा, मिनिमा का नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो 1.5 आ जाएगा, यानी कि 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। इसमें n की जगह 1 2 3 4 डाल देंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाले मिनिमा आने लगेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, यहां पे अगर कोई बोलता फर्स्ट मिनिमा कहां है तो n की जगह 1 रखना, फर्स्ट मतलब 1, सेकंड मिनिमा कहां है, n की जगह 2 रखना है, तो यहां 1 रखा तो 2n + 1 यानी 3 लैम्डा बाई 2 यानी 1.5 लैम्डा। देखो फर्स्ट मिनिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ऐसे। तो यहां आप 1.5 से कहानी स्टार्ट करेंगे, 1.5 लैम्डा बाई ए, 2.5 लैम्डा बाई ए, 3.5 लैम्डा, यदि आधा आगे चलेगा, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा है, तो आप जो नंबर बोल रहे हैं उसमें 0.5 ऐड कर दीजिए, थर्ड मैक्सिमा है। अगर कोई बोलता है सेवेंथ मैक्सिमा कितने एंगल पे मिलेगा, तो 7 लिखा है तो 7.5 कर दो, 7.5 लैम्डा बाई। मैक्सिमा आधा नंबर आगे चलेगा, मिनिमा एग्जैक्ट नंबर पे चलेगा। तो कोई बोलता है फिफ्थ मिनिमा कहां है, 5 लैम्डा बाई ए, फिफ्थ मैक्सिमा कहां है, 5.5 लैम्डा बाई ए। ठीक है, अब हम सेंट्रल ब्राइट की बात करते हैं। तो टोटल एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज 2 थीटा 1, तो 2 लैम्डा बाई ए, ये हुआ सेंट्रल ब्राइट का टोटल थिकनेस। इसको एंगुलर विड्थ बोल रहे हैं। टोटल विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बीटा सेंट्रल ब्राइट इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी। ये जैसे फ्रिंज विड्थ लिखते थे वैसे ही लिखा, लेकिन सेंट्रल ब्राइट का आंसर डबल चल रहा है। ऊपर फर्स्ट मिनिमा से नीचे फर्स्ट मिनिमा तक जो पूरा थिकनेस है उसको सेंट्रल ब्राइट कह रहे हैं, और फिर मिनिमा से मिनिमा के बीच में एक एक ब्राइट एक एक फ्रिंज आता जाएगा, तो लेकिन वो आधे साइज का होगा। तो विड्थ ऑफ अदर fringes is lambda by a into d। सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसमें कहानी में ज्यादा दुख दर्द नहीं है। देखिए, बोला लैम्डा का वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम है, कैपिटल डी का वैल्यू 2 मीटर है, ए का वैल्यू 0.1 मिलीमीटर है। फाइंड विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो हमने लिखा विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट यानी बीटा से सीबी इज 2 लैम्डा बाई ए इंटू कैपिटल डी। लैम्डा बाई ए फर्स्ट मिनिमा, लैम्डा बाई ए ऊपर, लैम्डा बाई ए नीचे, टोटल एंगल हो गया 2 लैम्डा बाई ए, लेकिन विड्थ पूछा है तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दिया। एंगुलर विड्थ पूछा होता तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 2 लैम्डा की जगह लिखा 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 10 का पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.1 मिलीमीटर यानी 10 का पावर -3 इंटू 1 मीटर। तो -3 ये -4 हो जाएगा, तो ऊपर जाके +4 हो जाएगा, 1 2 3 4।
तो ये 2 इंटू 5000 यानी 10,000 हो गया। 10,000 मतलब 4 जीरो इधर हो गए और 4 जीरो इधर हो गए। तो 10 का पावर -10 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 4, तो 10 रेस्ट पावर -2 मीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल यह है कि अगर हमको एक ऐसा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे दिया और यहां किसी पोजीशन पे इसमें दो सोर्सेस ले लेते हैं, एक सोर्स है S1 और दूसरा है S2। तो पूछा गया फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन waves originated from top most and bottom most point topmost and bottommost points from single slit of single slit experiment at the position of first minima of diffraction pattern। सवाल को आराम से समझना। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट्स, यानी इस पूरे सिंगल स्लिट में दो ऐसे सोर्स इमेजिन करो जिनमें से एक सोर्स तो बिल्कुल स्लिट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो और दूसरा सोर्स बिल्कुल स्लिट के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हो। स्लिट का साइज अगर a है तो इन दो सोर्स को जो क्वेश्चन में दिए हैं उनका डिस्टेंस भी a हो जाएगा। अच्छा, तो दो वेव्स आपको निकालनी है और दोनों वेव्स को भेजना है इस पोजीशन पे जहां पे फर्स्ट मिनिमा पहले से ही पैटर्न का था। सर फर्स्ट मिनिमा है तो यहां तो पार्ट डिफरेंस λ/2 होता। नहीं नहीं, यहां पार्ट डिफरेंस तो सारे वेव्स को जब हम आधा आधा मिलाते थे तब जाके होता था, मतलब ऊपर वाले को आधा बोल दो, नीचे वाले को आधा बोल दो, तब λ/2। तो ये जो मिनिमा है ये पूरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है, ये केवल इन दोनों का मिनिमा नहीं है, पूरे डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा है। उन हजारों वेव में से हमको केवल वही दो वेव का फेज डिफरेंस चाहिए जो S1 और S2 से ओरिजिनेट हुए। आप कहेंगे समझ गए सर, जब हमने वैसे तो P पॉइंट पे हजारों वेव जाके मीट करके मिनिमा बना रहे थे। देखो P पॉइंट पर S1 और S2 के केवल दो वेव नहीं थे, बीच बीच के भी सारे वेव्स जाके वहां पे सब आपस में कैंसिल होके मिनिमा बना रहे थे। उन हजारों में से हमको केवल इन दोनों वेव का यहां पे फेज डिफरेंस चाहिए। तो मैंने कहा फेज डिफरेंस निकालना आसान है। अगर ये पोजीशन थीटा है तो एट फर्स्ट मिनिमा फेज डिफरेंस जो होता है, सॉरी जो पोजीशन होती है थीटा इज λ/a। ये हमको ऑलरेडी पता है कि थीटा λ/a हो जाता है। कहां पे? फर्स्ट मिनिमा पे λ/a। सेकंड मिनिमा होता तो 2 λ/a करते। ठीक है, और इस किसी भी एंगल एट एंगल थीटा ऑन द स्क्रीन पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है d sin थीटा, वेयर d इज द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां पे d की जगह हमें a लिखना है क्योंकि स्पेसिफिकली हमने वो सोर्स लिए जो एक स्लिट के टॉप मोस्ट पॉइंट का है, एक स्लिट के बॉटम मोस्ट पॉइंट का है। तो इसकी जगह लिख देंगे a sin थीटा और sin थीटा की जगह लिख देंगे λ/a। तो sin थीटा थीटा है, थीटा की जगह लिख दिया λ/a, काटा तो ये आ गया लैम्डा।
अब पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव का लैम्डा है, तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए लैम्डा को हटा के 2 पाई लिख देते हैं, तो हमारा फेज डिफरेंस एट दैट पॉइंट इज 2। ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस का सवाल है सर, लेकिन ये तो दो सोर्स टॉप मोस्ट बॉटम मोस्ट के दे दिए। अगर बीच वाले कोई दो दे देता, बोलता कि एक टॉप मोस्ट पे ले लो और एक ऊपर से 2a/3 पे ले लो, तो क्या करते? तो फिर हम यहां d sin थीटा वाले फॉर्मूले में d की जगह 2a/3 लिख देते। कोई बोलता ऐसे दो सोर्स का फेज डिफरेंस बताओ जिनके बीच का डिस्टेंस a/3 है, तो हम लोग यहां पे d की जगह a/3 लिख देते, a/3 sin थीटा लिखते, sin थीटा की जगह λ/a लिख देते। λ/a कहां से आया? बोल रहा उस पोजीशन पे पाथ डिफरेंस बताओ या फेज डिफरेंस बताओ जहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा बन रहा है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न का मिनिमा अलग चीज है, और कोई दो वेव अपना कौन सा फेज डिफरेंस रख रहे हैं। जैसे कोई बोलता अगर ये दोनों वेव का वहां पे इंटरफेरेंस हो तो कैसा इंटरफेरेंस है, तो आप कहेंगे ये दोनों का कंस्ट्रक्टिव है लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव है। तो सर दो वेव अगर कंस्ट्रक्टिव बना रहे तो ओवरऑल डिस्ट्रक्टिव कैसे हुआ? अरे भाई हजारों वेव में बहुत सारे आपस में कट गए तो डिस्ट्रक्टिव दिख रहा है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इन दोनों का पूछोगे तो डिस्ट्रक्टिव दिखेगा, ऐसा रूल है। तो सेंट्रल ब्राइट का थिकनेस हमने निकाल दिया, सेंट्रल ब्राइट का एंगुलर विड्थ हमने निकाल दिया, और हमने किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे किसी भी दो स्पेसिफिक सोर्स के पाथ डिफरेंस का आंसर भी या फेज डिफरेंस का आंसर भी हमने निकाल दिया। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना ही है। इसमें बहुत ही सिंपल सवाल यही वाले ही पूछते हैं कि फर्स्ट मिनिमा कहां है, सेकंड मिनिमा कहां है। मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी सबसे ज्यादा बार, 3-4 ही बार ये सवाल आज तक आया है, और इसमें सबसे ज्यादा सवाल यही आया है कि सेंट्रल ब्राइट की थिकनेस कितनी होगी। आप देख के अमेज रह जाएंगे कि अरे यार इतना लल्लू सवाल पूछ रहे हैं, तब क्या फायदा। सेंट्रल ब्राइट की थिकनेस। अब हम लोग आगे की कहानी समझते हैं और उसको करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें टू वेव्स, light is considered to be an electromagnetic transverse wave. Light is considered to be an electromagnetic transverse। देखो, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, ये हमको आइडिया है कि कोई भी सोर्स लाइट कैसे बनाता है। सोर्स का काम केवल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो कोई लाइट सोर्स है, वो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऑसिलेट करने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्टिकल में ऑसिलेट करेगा, और तीसरे डायरेक्शन में लाइट रे ट्रैवल करेगा। उसका लॉजिक यही है कि बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी एनर्जी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में फेंक देगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी एनर्जी अगले पॉइंट की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करके रख दी। फिर वो पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो वो अपने चारों तरफ बनाएंगे, तो वो अपने आगे वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी रख देंगे। ये एनर्जी का ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो रहा है, तो टक 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 लाइट तुरंत ऐसे सड़क से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट भागते हुए दिखेगी, क्योंकि एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके चारों तरफ फैलता जा रहा है। तो लाइट रे भी उसी स्पीड ऑफ लाइट से आगे की तरफ एनर्जी ट्रांसफर। ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट हो गया कि आप एक लंबा सा धागा लीजिए और एक पॉइंट पर ऐसे झटका दीजिए, तो झटका आगे ट्रैवल करता है। तो जब आप एक धागे पे ऐसे झटका मारते हैं, यानी एक पल्स बनाते हैं, तो उस पल्स में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब वो एक पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी दिया और पोटेंशियल एनर्जी दिया, वो पार्टिकल इलास्टिसिटी की वजह से वापस आना चाहेगा और अपनी एनर्जी अगले वाले को दे देगा। वो अगले वाला पार्टिकल भी वापस आना चाहेगा और अपनी एनर्जी आगे वाले को दे देगा। तो ये पल्स ऐसे ट्रैवल होता हुआ दिखेगा। आप कहेंगे अरे यार पहले काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, तो पल्स आगे ट्रैवल होता हुआ जा रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो सोर्स है उसने एनर्जी एक पॉइंट को दी कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ले लो मुझसे, तो जिस पॉइंट को दी
उसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एक सोर्स है। तो यही वेव नेचर है, यही वेव थ्योरी है। तो हम ट्रांसवर्स वेव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर ऐसे चलेंगे, और लाइट रे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा ट्रैवल करता हुआ दिखेगा। ऐसे लिख देते हैं। EBC, EBC। तो E क्रॉस B करेंगे तो C का डायरेक्शन आएगा, B क्रॉस C करेंगे तो E का डायरेक्शन आएगा, C क्रॉस E करेंगे तो B का डायरेक्शन आएगा। तो EBC ऐसे चलेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, और स्पीड लाइट तीसरे डायरेक्शन में चल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड वाई में करेगा तो जेड एक्सिस में लाइट चलेगा। ऐसा रूल है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। अब इस ट्रांसवर्स वेव लिखने का क्या फायदा है और क्यों लिखना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है, और इसका क्या कहानी है जो हम यहां पोलराइजेशन के नाम से पढ़ना चाह रहे हैं। हमारे पास दुनिया में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम कहते हैं पोलराइड। क्या कहते हैं? पोलराइड कहते हैं। उन स्पेशल मटेरियल में कुछ उनके अरेंजमेंट, यानी कि उनके जो क्रिस्टल अरेंजमेंट है या उनके जो एटॉमिक अरेंजमेंट है, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक और स्पेशल होते हैं कि जब लाइट रे उनसे पास करती है तो लाइट रे का थोड़ा इंटेंसिटी वो अपने आप अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मोस्टली आधा लाइट रे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जो वो ट्रांसपेरेंट तो है, उसको पोलराइड कहते हैं, और उसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। उस पोलराइड को सन रेस से आते हुए किसी भी लाइट रे के सामने, रैंडमली किसी भी लाइट रे के सामने रखेंगे तो वो पोलराइड से पास होने के बाद लाइट रे का इंटेंसिटी हाफ रह जाता है। तो ऐसा बहुत सर खुजाने के बाद भी समझ नहीं आए कि ये लाइट है, ऐसे तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इससे लाइट रे पास हो रही है तो इंटेंसिटी इसका आधा हो जा रहा है। पोलराइड चश्मा लगा लिया तो लाइट रे का इंटेंसिटी अपने आप, उसके ऊपर स्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं, उससे लाइट रे एंटर करेगा और जब बाहर निकलेगा तो अपने आप आधा रह जाएगा। तो ऐसा सोचेगी लाइट रे क्यों कर रहा है ऐसा। फिर जब बहुत सोचने के बाद एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट समझ में आया, 2-3 और एक्सपेरिमेंट किए कि एक पोलराइड से लाइट रे क्रॉस कर गई तो वही लाइट रे जब दूसरे पोलराइड से पास करी तो ऐसा जरूरी, जैसे यहां से लाइट रे एक पोलराइड से पास करी तो इंटेंसिटी हाफ हो गई, लेकिन वही लाइट रे जब दूसरे पोलराइड से पास करी तो जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी हाफ का हाफ यानी I/4 हो जाए। फिर क्या हो रहा है कि अगर एक पोलराइड से दूसरे पोलराइड को रख के एक को फिक्स कर दो और दूसरे को केवल रोटेट करो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती घटती है डिपेंडिंग अपॉन कितना एंगल आपने उसको रोटेट कर रखा है। तो यहां पे दो तरह के लाइट रेस की बात करेंगे। पहला है अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट किस लाइट को कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड change their direction of oscillation rapidly and randomly। सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा बताइए। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करे, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई एक्सिस पे ऑसिलेट करे, तो लाइट रे जेड एक्सिस पे चलता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किसने बोला इस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं? हो सकता है इस लाइन को एक्सिस कहते हो और इस लाइन को वाई एक्सिस कहते हो, आप कहते हो सकता है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करे और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में ऑसिलेट करे तो भी लाइट रे जेड एक्सिस में ट्रैवल कर सकता है। मैं आपको एक बार और सिखाता हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल 90 है और लाइट रे जेड एक्सिस पे चल रहा है।
फॉर द सेम लाइट रे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ऑसिलेशन का डायरेक्शन चेंज कर दे, मैं आपको इससे बताता हूं। मान लीजिए ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, और लाइट रे आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ ऐसे, ठीक है। अब क्या ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है? आप कहेंगे हाँ जी परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में है और लाइट रे देखो परपेंडिकुलर चल रही है, हाँ जी तीनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही आपकी तरफ आते हुए लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा उनके प्लेन में ही ऐसे रोटेट कर दूं, अब मैं बोलूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे हाँ ऐसे रखे थे तो भी परपेंडिकुलर है, और दोनों को घुमाओगे तो दोनों आपस में अभी भी परपेंडिकुलर है। और क्या लाइट रे का डायरेक्शन अभी भी इनके प्लेन के परपेंडिकुलर? हाँ, तो क्या ऐसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता? आप बोलोगे हो सकता है, ये कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ऐसा भी हुआ तो भी मामला जस्टिफाई हो रहा है, और ऐसा हुआ तो भी जस्टिफाई हो रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा था, जिस लाइन पे ऑसिलेट कर रहा था, अगर वो दोनों लाइन आपस में चेंज कर दूं तो क्या आपस में अभी भी परपेंडिकुलर है? हां, समझ गए? आप अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी चेंज कर दो तो भी आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो आप ऐसे कहेंगे कि ये जो प्लेन है जो लाइट रे के परपेंडिकुलर है, अगर लाइट रे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली चेंज कर रही है तो भी लाइट रे आगे चलती रहेगी। ऐसे लाइट रे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डायरेक्शन रैंडमली चेंज करे और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ ही साथ चेंज करे और दोनों परपेंडिकुलर हमेशा रहे, तो भी लाइट रे सामने चलेगी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अपना डायरेक्शन लगातार बदल रहे होंगे, तो हम कहेंगे ऐसे लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट। तो सर पोलराइज्ड लाइट क्या है? पोलराइज्ड लाइट आप समझ गए होंगे। पोलराइज लाइट का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी इसमें एक्स एक्सिस, ये जो लाइन पर ऑसिलेट कर रहा है कितनी देर तक भी लाइट रे ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जिस लाइन पे ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसी लाइन पे ऑसिलेट करता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा टर्न हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड टर्न हो रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करते जा रहे हैं। ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे पोलराइज लाइट और एक को बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। अब तीसरा हमारा है पोलरॉइड। पोलरॉइड एक ऐसे स्पेशल मटेरियल्स हैं which absorb one component of electric and magnetic field of light passing through them। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिससे लाइट रे पास करेंगे तो उनके एटम्स ऐसे पर्टिकुलर तरीके से बैठे होंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अब्सॉर्ब कर लेंगे और एक कंपोनेंट जाने देंगे। द कंपोनेंट द डायरेक्शन ऑफ component which is allowed to cross or pass through the polaroid is called pass axis।
अब हमें मालूम नहीं है, हमें देखो लाइट रे दिखती नहीं है ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर चल रही है। ये तो हम सब अपने ज्ञान से, अपने लॉजिक से, अपने अंदाजे से बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है। अगर लाइट रे आपकी तरफ आ रही है, जैसे मेरे चेहरे से टकरा के लाइट रे आपकी तरफ आ रही, तो ये लाइट रे जो आपकी तरफ आ रही है वो सारे लाइट रे में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में ऑसिलेट करते होंगे, ऐसे जीसस क्राइस्ट होता होगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे और ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये लाइट रे के लाइट रे इधर चल रहा होगा, लेकिन अगर ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा तो भी लाइट रे इधर चलेगा, और ऐसे और ऐसे, मतलब कैसे भी आप कर लो। तो अनपोलराइज्ड में ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन लगातार चेंज होता है। तो आपने अगर ऐसे हाथ रखा और लाइट रे का थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो ये दो फिंगर कैसे भी ऑसिलेट करें लाइट रे के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करते हुए आपकी तरफ चल रहा है, लाइट रे आ रही है तो अनपोलराइज्ड हो गया, और एक फिक्स डायरेक्शन में ही ऑसिलेट करते हुए आ रहा है, तो ये पोलराइज्ड लाइट हो गया। तो हमने क्या किया, एक ऐसा मटेरियल है जिसपे हमने अनपोलराइज्ड लाइट भेजा, तो इस पोलरॉइड में एक स्पेशल लाइन है, एक स्पेशल डायरेक्शन है पोलरॉइड। इस पोलरॉइड में एक स्पेशल डायरेक्शन है कि लाइट रे जब इससे टकराएगा तो वैसे लाइट रे किसी भी डायरेक्शन में टकराए, जैसे लाइट रे जब टकराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट ई साइन थीटा है। ये जो परपेंडिकुलर वाला है वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब्ड बाय पोलरॉइड, और ई कॉस थीटा वाला पास हो गया, तो ई कॉस थीटा कम्स आउट। तो जिस लाइन वाला बाहर आ गया उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हम लोग कहेंगे पास एक्सिस। पास एक्सिस कोई फिक्स्ड, मतलब ऐसे लाइन नहीं होती जो तुम्हें बाहर से दिख रही हो, हमको केवल आइडिया लेना है कि बाहर आने के बाद जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है उस लाइन को कहते हैं पास एक्सिस। अब अनपोलराइज लाइट मैंने भेजा, तो अनपोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड टकराते समय किसी पर्टिकुलर पास एक्सिस के साथ, मतलब ये लाइन मान लो पास एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा था, तो ये पास एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा तो ये पास होने देगा, और ई साइन थीटा ऐसे परपेंडिकुलर टकराएगा, तो पास एक्सिस के जो एटम अरेंजमेंट है वो ई साइन थीटा को अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो अगर ऐसा हो गया तो अब जब लाइट रे बाहर निकलेगा तो उसके पास केवल एक ही कंपोनेंट ऑफ लाइट रे बाहर आएगा जो ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये कम्स आउट वाला जो है वो पैरेलल टू पास एक्सिस है। तो पास एक्सिस है, याद रखिए पास एक्सिस कुछ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम अगर बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख पाते तो हम ये कहते अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड अब पहले तो किसी भी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता था, अब केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करता हुआ आ रहा है। जैसे मान लो एक धागा है, धागे को आपने ऐसे ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी वर्टिकल में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो धागे के जो पल्स है वो भी अप डाउन बनेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद तुमने हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया तो धागे के पल्स हॉरिजॉन्टल सांप की तरह बनेंगे, फिर थोड़ी देर बाद टेढ़ा करना स्टार्ट कर दिया तो पल्स ऐसे टेढ़े टेढ़े बनेंगे, कभी इस तरफ से टेढ़ा टेढ़ा कर दिया तो ऐसे पल्स बनेंगे। तो आप कहेंगे यार हम तो अपने हिसाब से कभी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल कभी तिरछा, कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल, कभी तिरछा कभी तिरछा फिर और तिरछा फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ पल्स सीधे सीधे चलेंगे, कुछ पल्स टेढ़े टेढ़े चलेंगे, कुछ हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो हम हिसाब से अपने हिसाब से ही अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो ये लाइट रे ऐसे चेंज, मतलब ये जो धागे में पल्स है उस वो पल्स में रैंडम तरीके से चेंज होगा, ठीक है। इस लाइट को, इस तरह के वेव को बोल रहे हैं अनपोलराइज्ड। अब अगर सामने मान लो मैंने एक छोटा सा खिड़की या छोटा सा ऐसे होल बना दिया और उसमें एक पल्स का ऐसे, मतलब ये धागा इस खिड़की के थ्रू पास कर दिया, बिल्कुल पतली सी स्लिट है ये। अब जब मैं टेढ़ा ऑसिलेट करूंगा
टेढ़ा ऑसिलेट करूंगा तो ये खिड़की से टकराएगा, ये पल्स टकराने के बाद इसका वो कंपोनेंट ही बाहर आ पाएगा जो इस छोटे से होल के पैरेलल है, वो वाला तो बाहर आएगा, और जो परपेंडिकुलर वाला है वो टकरा के बाहर नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसका थोड़ा थोड़ा लॉजिक शायद आपको बन रहा हो। तो हमने टेढ़ा पल्स भेजा और टेढ़ा पल्स जब उस पर्टिकुलर वर्टिकल खिड़की से टकराया, बिल्कुल पतला सा होल है, पतला सा मतलब ऐसे छोटा सा होल से पास कर दिया, ठीक है ना। जैसे लकड़ी वाले चेयर में पतले पतले रॉड्स लगे हुए थे और उस रॉड के बीच में से धागा पास कर दिया। अब टेढ़ा मारोगे लेकिन धागा तो टेढ़ा ऑसिलेट कर नहीं सकता जब उस पतले होल के, क्योंकि पतला होल वर्टिकल है, तो उस पतले से जगह में जो चलने का डायरेक्शन, जो अलाउड डायरेक्शन है, वो केवल वर्टिकल में है। तो हम अगर टेढ़ा भेजेंगे डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आगे जाएगा। तो आप कहेंगे जो पर्टिकुलर वर्टिकल हमने गैप बनाया है, ये वर्टिकल लाइन ही इसका पास एक्सेस हो गया। मतलब वॉट एवर कंपोनेंट्स आर कमिंग आउट आर ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो आप को जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में। तो हमने कहा इसका मतलब है लाइट रे जो हम भेजेंगे उसका इंटेंसिटी अलग है, और जो लाइट रे हमको मिल रहा है बाहर उसका इंटेंसिटी अलग है। तो हमने क्या लिखा कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट भेज रहे हैं, अनपोलराइज्ड, उसका इंटेंसिटी आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यहां से एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है वो ई कॉस थीटा है, लेकिन थीटा का जो एंगल है, क्योंकि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज चेंजिंग रैपिडली है। अब अगर ऐसे चेंज करेगा तो थीटा वेरिएबल हो जाएगा रैपिडली। तो ई कॉस थीटा आगे आ रहा है लेकिन कॉस थीटा लगातार बदलेगा, तो बाहर निकलने वाला लाइट रे का इंटेंसिटी यानी आउटपुट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है लाइट रे जो होती है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पे जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ई कॉस थीटा हो गया, तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे आउटपुट इंटेंसिटी को। तो आउटपुट इंटेंसिटी इज इक्वल टू इनपुट इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, बट थीटा चेंजिंग रैपिडली है 0 से 2 पाई। मैं फिर से बोलता हूं, ये जो अनपोलराइज लाइट है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन को लगातार चेंज कर सकता है। वर्टिकल में हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, तिरछा हो सकता है, इधर तिरछा, किधर भी हो सकता है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गोल घूम के जा रहा था, और उस गोल घूमने में जैसे जैसे आपने डॉक्टर स्ट्रेंज को देखा होगा ना, वो ऐसे हाथ घुमाता गोल तो ऐसे गोल सर्कल बन जाता। सोचिए बिल्कुल ऐसा ही गोल सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड घूमता जा रहा है, और सामने एक छोटा सा तुमने वर्टिकल होल बनाया है जिसमें गोल घूमता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड टकराएगा, तो कभी थीटा एंगल पे टकराएगा, कभी 30 डिग्री पे टकराएगा, कभी 60 डिग्री पे टकराएगा, कभी 90 डिग्री पे टकराएगा, कभी इधर 30 पे टकराएगा, कभी 120 पे टकराएगा, कभी 180 पे टकराएगा। तो अलग अलग एंगल पे टकराने की वजह से जो कंपोनेंट हर बार बाहर निकलेगा वो बदल जाएगा। तो हम इसका एवरेज लेंगे, एवरेज यानी 0 से 2 पाई तक लगातार चेंज हो रहा है, तो एवरेज आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, यहां पे एवरेज लगा दिया। और कॉस स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा, उसका एवरेज होता है 1/2, तो इसको 1/2 कर दिया। तो आउटपुट इज इनपुट बाय 2, यानी कि व्हेन पोलराइज्ड लाइट unpolarized light passes through a Polaroid, its intensity becomes half। ठीक है भाई, मान गए। तो फिर अगर किसी पोलराइड से लाइट रे हमने आई इंटेंसिटी का भेजा, ये अनपोलराइज्ड है, और जब बाहर निकला तो ये I/2 का हो गया, लेकिन पोलराइज्ड हो गया।
तो जिस डायरेक्शन में अब ये ऑसिलेशन कर रहे होंगे वो डायरेक्शन पास एक्सिस के पैरेलल और फिक्स है। अब अगर ये लाइट रे किसी और पोलराइड से पास कराया जिसका पास एक्सिस P2 P1 वाले पास एक्सिस से थीटा एंगल बनाता हो, तो अब जो लाइट रे बाहर निकलेगा उसका थीटा फिक्स है। इमेजिन करो फिर से, एक पोलराइड लगाया, लाइट रे रैंडमली आया, टकराया, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता हुआ बाहर आ रहा है। अब इसके पास एक्सिस से दूसरा पोलराइड लगाया जिसका पास एक्सिस पुराने वाले पास एक्सिस से थीटा एंगल टिल्ट कर दिया, यानी पीछे वाले लाइट रे के पास एक्सिस से थीटा एंगल टिल्टेड। तो अब जो लाइट रे बाहर आएगा उसमें इसका डायरेक्शन और इसके पास एक्सिस के बीच में फिक्स एंगल हो गया, तो ये लाइट रे इस नए पास एक्सिस पे ही बाहर निकलेगा, P2 के पैरेलल बाहर निकलेगा, लेकिन यहां पे लाइट रे जो अंदर टकराया उसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहां टकराने वाला लाइट रे I/2 है, तो यहां I/2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं फिर से बोलता हूं, मान लीजिए पोलराइज्ड लाइट टकरा रहा है और फिर पोलराइज्ड लाइट ही बाहर आएगा, तो यहां पे इंटेंसिटी I टकराया, तो यहां पे इंटेंसिटी I कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा आंसर। अगर पोलराइज लाइट टकराएंगे तो पोलराइज्ड बाहर आएगा, लेकिन आउटसाइड वाला मतलब पास होने के बाद वाला इंटेंसिटी इज कॉस स्क्वायर थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पास एक्सिस। ये जो भी एंगल दिया होगा ठीक है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अगर आपको पास एक्सिस नहीं भी नजर आ रहा तो आपने एक पोलराइज लाइट के सामने एक पोलराइड रखना है और पोलराइड को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घुमाना है। पोलराइड एक तरह का जैसे एक्सरे फिल्म होता है या कोई भी वैसा ही थिन फिल्म की तरह लेना है, जैसे एक्सरेज का फिल्म होता है ना, एक्सरेज जिसमें बनता है छपता है, कोई भी फोटोग्राफिक प्लेट की तरह होता है वो, लेकिन एक स्पेशल मटेरियल से बना, उसको बोलते हैं पोलराइड है। तो उसको लाइट रे के सामने रख के ऐसे टिल्ट करो, हाथ में ऐसे पकड़ लो, देखो हाथ ऐसे टिल्ट करते जा रहा, तो आप बस ऐसे लाइट रे के सामने टिल्ट करते जाओ, तो लाइट रे जो क्रॉस हो रही होगी उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो आप कहेंगे इसका इंटेंसिटी डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है लाइट रे जो आ रही है वो थीटा एंगल के हिसाब से इंटेंसिटी बदल रही है। तो पोलराइज लाइट आई, पोलराइज लाइट निकली, जिस एंगल पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो एंगल पे थीटा 0 है, मतलब वो पास एक्सिस हो गया। फिर थीटा को जैसे जैसे टर्न करते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी 0 से 90 तक घटेगी, फिर 90 से 180 तक बढ़ेगी, ऐसा बढ़ता जाएगा घटता जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको एक सवाल करा देता हूं। सिस्टम ऑफ 3 पोलराइड P1 P2 P3 इज सेट अप सच दैट एक्सिस ऑफ P3 इज क्रॉस्ड। क्रॉस्ड का मतलब है 90 डिग्री। क्रॉस्ड का मतलब है 90 डिग्री। तो एक P1 है, बीच में एक P2 है, P1 और P2 के पास एक्सिस के बीच में एंगल थीटा है, और एक P3 है, P3 और P1 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ये P1 हो गया और ये P3 हो गया, इनके बीच में 90 डिग्री है, और बीच में एक P2 और है, P2 के साथ एंगल थीटा है और इधर भी 90 माइनस थीटा है। ये P1 और P3 के बीच में टोटल एंगल 90 है, क्रॉस्ड है ना। विद रिस्पेक्ट टू P1 देखो लिखा हुआ है P1 और P3 क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड का मतलब π/2, ठीक है। द पास एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री विद P3 है, ये 60 डिग्री है, तो इधर से 30 डिग्री हो गया, ठीक बात। लिखा हुआ है व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी I0 इज इंसिडेंट ऑन P1, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय 3 पोलराइज्ड इज I, द रेशियो I0 by I। तो आपको बस पहला 3 बनाने, ये एक P1 हो गया, P1 से 30 डिग्री पर P2 हो गया, और P2 से 60 डिग्री पर P3 हो गया, और यहां से लाइट रे बाहर आ जाएगी। 3 पोलराइड है, यहां पे लाइट रे I0 टकराया
तो पहले के बाद अनपोलराइज लाइट टकराता तो एंगल मत देखो, I0/2 हो जाएगा। यहां से टकराया तो I0/2 cos स्क्वायर 30, और यहां से बाहर आया तो I0/2 cos स्क्वायर 30 का cos स्क्वायर 60। बस आपको cos थीटा मल्टीप्लाई करना, ये I हो गया। तो सॉल्व करते हैं। I0/2 cos स्क्वायर 30 होता है √3/2, 3/4 हो जाएगा। तो I0/2 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तो 3/16 और 32 आई है। तो I0/I का वैल्यू हुआ I0/I इज इक्वल टू 32/3, यानी 10.67। आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इससे आसान सवाल कहां से लाएंगे? बहुत सिंपल है। पहला वाले में हमेशा ही ठीक है। एक आध चीज और सिखाता हूं। अगर मान लीजिए एक हो गया P1, एक हो गया P2 और तीसरा है P3, एक के बाद एक लगे, यहां P1 P2 के बीच में एंगल θ1 है और यहां पे 90 माइनस θ1 है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यानी P1 एंड P3 आर क्रॉस्ड पोलरॉइड्स। ठीक, तो सवाल पूछा फाइंड थीटा टू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी थ्रू P3। तो हमने बोला पहला लाइट रे इधर से मान लो I0 आया, तो पहला वाला P1 से तो I0/2 हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर θ1 इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस θ1। θ1 क्यों लिख रहा हूं मुझे मालूम नहीं, θ1 हटा दिया। ये हो जाएगा बाहर का रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब इसको लिख दिया I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये हमारा क्रॉस्ड वाले का आंसर आया रिजल्टेंट। लेकिन साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम करना है तो साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि फाइंड थीटा टू गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी, थीटा 45 हो गया और रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाएगी। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो I0/8 हो जाएगा। ये सवाल भी आ चुका है, ये एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में भी है और अभी भी दोबारा आ सकता है। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट है। कोई कहता है यार ये बताओ कि जैसे पोलराइड है, पोलराइड से पास करते हैं तो होता है अनपोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट हो जाता है, उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाता है। और अगर पोलराइड से पास करेंगे तो इंटेंसिटी, अगर पोलराइज लाइट पास करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन ये सारी कहानी तो तभी लगेगी ना जब पोलराइड हो हमारे पास। अब तो गरीब आदमी पोलराइड है ही नहीं हमारे पास, हम कहां से लाए पोलराइड? भाई मार्केट में खरीदेंगे, जाएंगे दुकान में, पैसा खर्च करेंगे, बहुत सारी चीजें करने के बाद हम एक्सपेरिमेंट करवाएं, क्या फायदा? तो कोई ऐसा सस्ता तरीका है क्या जिससे लाइट रे का इंटेंसिटी, मतलब लाइट रे को हम पोलराइज लाइट रे बोल पाए? कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे पता चल जाए। उसी में एक ब्रूस्टर्स लॉ है, ब्रूस्टर्स। वो क्या बोलता है कि अगर यहां पे कोई लाइट रे है जो डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर मीडियम जाए, मान लो N1 से N2 या N मीडियम में जाए, यहां मीडियम 1 है, 1 नहीं होगा तो 1 बना लेना, इससे क्या है। तो लाइट रे हमने इंसिडेंट किया थीटा एंगल पे, तो लाइट रे ऐसे पार्शियली रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्रैक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा होता है, थोड़ा लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा रिफ्रैक्ट होता है। लेकिन अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो
अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली चेंज होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी रैंडमली चेंज होता है। लेकिन यह देखा गया कि अगर किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट रे ऐसे टकरा के रिफ्लेक्ट होता है तो ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और दूसरे पर्टिकुलर कंपोनेंट को कम रिफ्लेक्ट करते हैं या ज्यादा रिफ्रैक्ट करते हैं। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि ये लाइट रे अगर एक स्पेसिफिक एंगल पे भेजा जाए तो ये दोनों लाइट रे जो रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट हुए हैं ये पोलराइज्ड हो सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल पे इंसिडेंट करने पे। तो ब्रूस्टर ने क्या एक मेथड बताया या एक तरीका ढूंढा, उसने ये ढूंढा कि इफ लाइट रे इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे कैन बी पोलराइज्ड ओनली इफ दे मेक 90 डिग्री विद ईच अदर। तो हमने बोला इफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे rays are perpendicular to each other, then these rays are polarized even if incident ray is unpolarized। और जो रिफ्लेक्टेड रे है हैज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस। ये जो सरफेस है ये बाउंड्री है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल टू सरफेस, मतलब लाइट रे टकराने आया ऐसे, मतलब ऐसे गोल घूमता हुआ। गोल क्यों, कैसे घूम रहा है? लाइट तो सीधा चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गोल घूम रहा है। गोल मतलब कभी ऐसे ऑसिलेट करता, कभी ऐसे ऑसिलेट करता, कभी तिरछा ऑसिलेट करता, लाइट रे ऐसे आ रहा है। तो लाइट रे ऐसे बाउंड्री पे टकराने आया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, तो लाइट रे इधर से ऐसे गोल घूमता हुआ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टकराएगा, टकराने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट ही ऑसिलेट करता हुआ आपको रिफ्लेक्टेड रे में दिखेगा जो सरफेस के पैरेलल है। तो लाइट रे ऐसे सांप बनता हुआ रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर चल रहा है, लेकिन सांप बनता हुआ बिल्कुल उसी प्लेन पे ऐसे ट्रैवल करेगा, और जो अंदर जा रही है लाइट रे वो सरफेस के परपेंडिकुलर घूमता हुआ। तो यहां पे लाइट रे का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट इधर अंदर घुस गया और दूसरा कंपोनेंट बिंदी वाला ऐसे चला गया। यह सवाल भी पूछा गया है कि इन दोनों में से सरफेस के पैरेलल, ये जो बाउंड्री है इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होती है? तो ये याद रख के जाना, रिफ्लेक्टेड रे में इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, ये याद रख लेना है आपको। रिफ्लेक्टेड रे हैज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू सरफेस। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल थीटा, तो ये थीटा होगा। अगर ये इनके बीच में एंगल 90 है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो हमने बोला कि ये अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ बोलता है, यहां मीडियम 1 है, 1 साइन थीटा इक्वल टू n साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि r का वैल्यू है 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा ये कॉस हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू n आ गया। इसका मतलब है कि अगर ये ब्रूस्टर एंगल है, अगर आप इस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करेंगे तब उस समय जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज पोलराइज्ड होंगे इवन इफ योर इंसिडेंट रे इज अनपोलराइज्ड। तो ये एक मुद्दा है, आपको पकड़ लेना, याद रखना है, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन की कहानी में एक फॉर्मूला तो ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारा अभी हमने जो सीख लिया था कि अगर लाइट रे आएगा और तो cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, अगर अनपोलराइज्ड रे टकराएगा तो फिर I/2 बाहर आएगा। ये दो फॉर्मूले इसके डिफ्रैक्शन का। मिनिमा के लिए थीटा का वैल्यू λ/a है, 1 2 3 4 करते जाओ, मिनिमा आएगा, 1.5 2.5 3.5 λ/a करोगे तो आएगा। 3-4 फॉर्मूले आज हमने पढ़े हैं, बहुत सिंपल है, कर लेना आप लोग।